Gender is not natural. Gender is unnatural. Gender has been created by society. कि जितने भी एक धर्म को मानने वाले लोग हैं वो एक समुदाय का हिस्सा होने चाहिए. Their fundamental interests are the same. उन सब लोगों के जो interests हैं, उन सब लोगों की जो सोच है, जो विचार हैं वो एक जैसे होते हैं. That is why they are a part of the same community. तो यार जैसे लोग कम्युनल लोग थे ना, उनका माइंडसेट कैसा था? वो कहते थे कि समाज बना है धर्म से. सेम वही चीज है. अब जो लोग बहुत ज्यादा कास्ट में मानते हैं, जो कास्टिज्म में विश्वास रखते हैं, वो कह रहे हैं समाज बना है जाति से. नमस्कार दर्शकों, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की इस क्लास में बच्चों मैं जिस चैप्टर को वन शॉट में पढ़ाने वाली हूँ उस चैप्टर का नाम है जेंडर रिलीजन कास्ट. आई नो कि काफी ज्यादा डिमांड में ये वीडियो थी, लेकिन मैं हल्का सा रुकी हुई थी क्योंकि एक टॉपिक इस चैप्टर का जो है उस पे ना पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रहा था, तो वो चीजें क्लियर हुई हैं, तो तभी मैं लेक्चर लेकर आ गई हूँ. और काफी मजेदार चैप्टर है, काफी मजा आने वाला है. एक सेकंड के लिए भी बोरिंग फील नहीं होगा आप लोगों को अगर आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे तो फटाफट से चालू करेंगे यार. और आपको तो पता ही है कि मैम बुलेट ट्रेन की स्पीड पे भागती हैं और चीजों को फटाफट से आपको समझाती हैं, तो जल्दी से चालू करते हैं. और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज भी मैं आपको बताऊंगी. ये जो बच्चों चैप्टर है ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैंने जब अपनी टीचिंग जर्नी 4 साल पहले शुरू करी थी तो मैंने सबसे पहला चैप्टर जिसका डेमो रिकॉर्ड करा था दैट वाज दिस चैप्टर ओनली. बिकॉज बहुत ज्यादा पता नहीं ये बीच में चैप्टर था और कहीं ना कहीं मैंने इसी को पिक करा था, तभी मेरे दिल के बहुत करीब है. तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. और यहां पर बच्चों एक बहुत ही सिंपल सा डिस्कशन आप लोगों को देखने को मिलेगा. ठीक है, इट्स बेसिकली टॉकिंग अबाउट हमारा जो समाज होता है, जो हमारी सोसाइटी होती है, उसमें ना काफी ज्यादा डिफरेंसेस हमको ऑलरेडी देखने को मिलते हैं. अब हर कोई हमारे जैसा तो नहीं है. लोग जो है अपने रंग रूप वेश भाषा हर चीज में अलग होते हैं. कुछ लोग किसी अलग रिलीजन को बिलोंग करते हैं, कोई किसी अलग कास्ट को बिलोंग करता है, जो लोग अलग जेंडर के होते हैं. मैं लड़की हूं, लोग लड़के भी मौजूद है समाज में. ऐसा तो नहीं है ना कि सारे लोग मेरे जैसे ही हैं. एवरीवन इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, राइट? ऑल्दो वी लिव इन द सेम सोसाइटी बट वी ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. अब बच्चों ये जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, मतलब आप समझो कि यार वी आर डाइवर्स पीपल, देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन अस, देयर आर डिफरेंसेस अमंग अस, बट कभी कभी क्या होता है कि दीज डिफरेंसेस टेक द फॉर्म ऑफ डिविजन्स. कभी कभी ये जो डिफरेंसेस होते हैं ये डिविजन्स में तब्दील हो जाते हैं. डिफरेंसेस जो होते हैं डिविजन्स में तब्दील हो जाते हैं, यानी कि बच्चों कुछ कुछ सामाजिक अंतर एक विभाजन का रूप ले लेते हैं. क्यों? देखो कभी कभी ना जब हम इन 3 डिफरेंसेस की बात करते हैं, जेंडर पे बेस्ड डिवीजन जो होता है, जेंडर पे बेस्ड डिवीजन यानी कि मेल जेंडर फीमेल जेंडर. अब क्या होता है, मेल फीमेल जेंडर के अंदर डिफरेंस है कि हाँ आप मेल हो आप फीमेल हो, बट कभी कभी इस डिफरेंस के बेसिस पर एक इनइक्वालिटी यानी कि असमानता क्रिएट हो जाती है, जहां पे जो आदमी लोग हैं वो समझ रहे हैं कि वी आर वेरी पावरफुल, वी आर वेरी सुपीरियर, हम सारे राइट्स हम ही लेंगे, औरतों को नहीं देंगे. ठीक है, तो एक डिफरेंस के बेसिस पर एक आप क्या कर रहे हो, एक इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहे हो, आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो किसी एक जेंडर को, एंड उससे एक सामाजिक विभाजन क्रिएट हो रहा है आदमियों के और औरतों के बीच में. वहीं पर अगर मैं रिलीजन की बात करूं, धर्म की बात करूं, तो धर्म की बात कुछ इस प्रकार होती है कि जैसे कोई एक धर्म के लोग हैं वो समझ रहे हैं कि उनका जो धर्म है वो काफी ज्यादा सुपीरियर है, काफी सुप्रीम है, बाकी लोगों का धर्म इतना अच्छा नहीं है. दे आर ट्राइंग टू डिस्क्रिमिनेट द अदर पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, एंड समहाउ that religious difference takes the form of a division in the society. उस धर्म के बेसिस पर भी समाज में एक विभाजन क्रिएट हो जाता है. सेम कास्ट की भी बात है, लोग समझ रहे हैं कि हम लोग उच्च जाति के हैं, बाकी लोग नीची जाति के हैं, उस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं और उस बेसिस पर एक डिवीजन को क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी में. तो ये 3 मेजर सोशल डिफरेंसेस हैं जिसके बेसिस पर समाज में डिविजन्स लोगों के बीच में क्रिएट होते हैं. और बच्चों जब डिवीजन क्रिएट होता है ना तो बड़ी दिक्कत आती है. तो कैसे ये हमारे डिफरेंसेस और डिविजन्स पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं, उन सब चीजों को हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे तीनों ही डिफरेंसेस को, डिविजन्स को. सबसे पहले डिवीजन और डिफरेंस पर आ जाते हैं, दैट इज द जेंडर वाला डिफरेंस, जेंडर वाला डिवीजन. अभी तक मुझे पता है कि आप लोग 10वीं कक्षा में तो आ गए हैं, लेकिन बच्चों एक चीज जिससे आप लोग अनजान हैं अभी तक वो ये है कि जेंडर का मीनिंग क्या है. अब बोलेंगे मैम हमें पता है जेंडर का मीनिंग, हमें मत बताओ, हमें पता है मेल और फीमेल जेंडर, है ना? नहीं बच्चों, वही तो बात है, तुम्हें नहीं पता. देखो 2 चीजें होती हैं. अब 2 चीजें क्या होती हैं, एक होता है सेक्स, एक होता है जेंडर. अब यहाँ पे अपनी उल्टी सीधी सोच मत चलाने लग जाना.
सेक्स का मतलब है बच्चों जो एक नेचुरल चीज है, नेचुरल चीज इन द सेंस द नेचुरल डिफरेंस बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल। अब ऑब्वियस सी बात है यार कि हम लोगों को, मैं अपने आप को फीमेल या कोई अपने आप को मेल क्यों बोलेगा, बिकॉज वी आर बोर्न विद अ सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दैट मेक अस अ मेल एंड अ फीमेल। तो जब आपका जन्म हुआ है तो आप एक सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ पैदा हुए हो, जिस हिसाब से आपका जो है सेक्स डिटरमिन करा गया है कि वेदर आई बिलोंग टू द मेल सेक्स, वेदर आई बिलोंग टू द फीमेल सेक्स। लेकिन यार ये डिवीजन जो है ये बिल्कुल नेचुरल है, ऑब्वियसली अब पैदा जैसे हुए हैं वैसे तो पैदा हुए हैं। लेकिन पता है जब इसी सेक्स के ऊपर कुछ हम बोल सकते हैं कि सोसाइटी जो है, जो समाज है, वो सेक्स के बेसिस पर लोगों पर कंडीशंस लगा देती है, ठीक है, उस चीज को कंडीशनिंग कर देते हैं हम लोग, एक कंस्ट्रक्ट बना लेते हैं, तो वो चीज होती है जेंडर। जेंडर इज नॉट नेचुरल, जेंडर इज अननेचुरल, जेंडर हैज बीन क्रिएटेड बाय सोसाइटी। सेक्स जो है बच्चों, जिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ आप इस धरती पर आए हो, इस दुनिया में आए हो, तो भगवान ने आपको जैसा भेजा है वैसा भेजा था। लेकिन फिर जो है ना, फिर आती है सोसाइटी, और सोसाइटी जो है ना वो सेक्स के ऊपर ना बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स, कंडीशनिंग कर देती है। जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप लोगों को बचपन से ये सुनने में आता होगा कि जो लड़के हैं ना उनका फेवरेट कलर होता है ब्लू, जो लड़कियां होती है उनका फेवरेट कलर होता है पिंक। बट क्या आप पैदा होते पिंक कलर फेवरेट अपना लेकर आए थे क्या? नहीं, ऐसा माना जाता है बिकॉज इट इज गर्ली एंड ब्लू कलर इज मैनली, राइट। उसी तरीके से ऐसा माना जाता है कि द मेन दे आर लाइक स्ट्रॉन्ग फिजिकली, कुछ जो जॉब्स हैं उन्हीं को सूट करती हैं। अगर मैं बोलूँ कि इंजीनियर होने की बात हो गई या पायलट होने की बात हो गई या फिर डॉक्टर होने की बात हो गई, तो हमारे दिमाग में पहले एक मेल इमेज आएगी, फीमेल इमेज नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं वहीं पे टीचर बोलूँ, नर्स बोलूँ, तो क्या इमेज आएगी? धड़ल्ले से एक फीमेल इमेज तुम्हारे दिमाग में आएगी। बचपन में लड़कियों को बारबी डॉल दे दी जाती है खेलने के लिए, किचन सेट पकड़ा दिया जाता है, वहीं पर लड़कों को कार्स के साथ खिलाया जाता है ना, रोबोट वगैरह ये सब चीजें दी जाती हैं, उन सब चीजों से खिलाया जाता है। तो बचपन से ही जो समाज है वो एक तरीके से जेंडर को बिल्ड कर रहा है। लड़कियां लंबे बाल रखेंगी, लड़के छोटे बाल रखेंगे, मेन विल हैव अ बियर्ड, गर्ल्स विल गेट देयर एवरीथिंग, देयर हैंड्स वैक्स्ड, सब उन्हें एकदम क्लीन रखना है, लड़कियां मेकअप करेंगी, लड़के ऐसे ही रहेंगे। सो व्हाटएवर, लाइक एवरीथिंग अराउंड अस हैज क्रिएटेड अ थिंग कॉल्ड जेंडर। जेंडर जिसमें हम जीते हैं। यार बचपन से पैदा होते हुए थोड़ी आपको ये डिफरेंसेस पता थे कि मुझे तो पिंक कलर ही पसंद करना है, मुझे तो बारबी डॉल के साथ ही खेलना है, मैं तो हूं ही वीक, है ना, मैं ही रोऊंगी, मैं ही अपने इमोशंस दिखा सकती हूँ। वहीं पर जो लड़के होंगे उनको हमेशा रोका जाएगा कि यार यू कैन नॉट शोकेस योर इमोशंस बिकॉज यू आर अ बॉय एंड बॉयज डोंट क्राई, राइट। तो ये सारी चीजें बोली जाती हैं। सो बच्चों बेसिकली जो जेंडर है वो समाज ने क्रिएट करा है, वो नेचुरल नहीं है। वहीं पे जो सेक्स है दैट इज द ओनली थिंग दैट वाज नेचुरल, द ऑर्गन्स दैट वी आर बोर्न विद, दैट इज द ओनली थिंग दैट इज नेचुरल, ठीक है। अब ये थोड़ी सी बायोलॉजी पढ़ी, ये थोड़ी सी आपने पॉलिटिक्स पढ़ी, पर बात ये होती है कि हमारे इस जेंडर के बेसिस पर जो नेचुरल है भी नहीं, उस बेसिस पर आपका समाज जो है वो इतना ज्यादा डिस्टिंक्शन करने लग जाता है, जहां पर आदमी लोग ये समझते हैं कि दे आर मोर सुपीरियर, मोर पावरफुल एंड दे ट्रीट विमेन एज बीइंग इंफीरियर टू देम। हम लोग देखते हैं बच्चों, जेंडर डिवीजन नेचुरल और अनचेंजेबल समझा जाता है, बल्कि जेंडर क्या है? जेंडर ना तो नेचुरल है और जेंडर कैन ऑल्सो चेंज। कल को अगर मैं बोलूं कि भाई कोई लड़का है, अगर वो रोने लग जाए तो उसको आप ये थोड़ी बोलोगे अब तुम लड़की बन गए हो। या फिर कोई लड़की है, अगर वो बोले कि मेरा फेवरेट कलर ब्लू है, तो अरे ये तो लड़कों का फेवरेट कलर होता है, तुम ब्लू नहीं पसंद कर सकती। सो इट इज ऑब्वियसली चेंजेबल एंड it's not at all natural. This has been created by the society. The only thing that is natural is the sex. याद रखिएगा इस चीज को बच्चों। और इसी बेसिस पर, इसी डिफरेंस के बेसिस पर एक पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन कर दिया जाता है। पब्लिक लाइफ यानी कि आपकी पॉलिटिक्स, बाहर की जो लाइफ है, और ऐसा माना जाता है कि पब्लिक लाइफ में आदमी लोग रहेंगे। वहीं पे जो औरतें हैं उनको प्राइवेट डिवीजन तक लिमिट कर दिया जाता है कि घर बार चूल्हा चौका करने तक जो है महिलाएं सीमित रहेंगी, अपने पति का ख्याल रखेंगे, अपने बच्चों का ख्याल रखेंगी, अपने परिवार का ख्याल रखेंगी, ठीक है, काम करेंगी घर का। तो उस प्राइवेट डिवीजन तक औरतों को लिमिट कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं पब्लिक डिवीजन तक उनको पहुंचने नहीं दिया जाता। नाउ तो देखिए, देयर इज अ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सेक्स के बेसिस पर लेबर को भी डिवाइड कर दिया जाता है। सोसाइटी का बिलीफ है कि महिलाएं जो हैं दे विल वर्क इनसाइड द हाउस सच एज कुकिंग, क्लीनिंग। वुमेन्स वर्क इज नॉट वैल्यूड एंड डज नॉट गेट रिकॉग्निशन, एंड वेयर एज
The men do all the work outside the home. Men are ready to take up women's work only when these jobs are paid. तो बात वही है बच्चों कि इन सब चीजों से एक पब्लिक प्राइवेट डिवीजन तो हमने देखा ही है, बट साथ ही साथ वी ऑल्सो सी देयर इज अ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर. सेक्स के बेसिस पर, मेल और फीमेल सेक्स के बेसिस पर आपने क्या करा है, लेबर भी डिवाइड कर दी है. आपने बोला है कि कुछ काम सिर्फ आदमियों के लिए सूटेबल है और कुछ काम सिर्फ औरतों के लिए सूटेबल है. जैसे कि महिलाएं तो घर पे रहेंगी, खाना बनाने का काम है, सफाई का काम है, वो महिलाएं करेंगी. बच्चों आप लोगों के घर में भी मैक्सिमम हाउस होल्ड्स में आई कैन गिव अ गारंटी, इवन इफ यू गाइस से कि मैम जेंडर डिवीजन ना अब एग्जिस्ट नहीं करता है, अब सोसाइटी बहुत आगे बढ़ गई है, आई कैन गारंटी कि हम मैक्सिमम लोगों के घर में खाना बनाने का, सफाई करने का काम हमारी मम्मियां ही करती हैं. वहीं पे जो काम करना है बाहर जाकर पैसे कमाने का काम है वो मैक्सिमम लोगों के पापा करते हैं. हो सकता है बहुत से घरों में जो वुमन हो, द मदर, शी इज लाइक वर्किंग आउटसाइड द हाउस ऑल्सो एंड शी इज डूइंग द हाउस होल्ड कोर्स ऑल्सो, बट घर का काम औरत ही कर रही होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. हो सकता है कुछ लोगों के घर में डिफरेंट सिनेरियो, बट यस, क्योंकि ये जेंडर डिवीजन हम लोगों के अंदर इतना बस चुका है ना, दैट वी एक्सेप्ट इट, वी थिंक दैट दिस इज द नेचुरल थिंग. यू वोंट बिलीव, मैं एक बारी लाइक मेरे फादर के एक फैमिली फ्रेंड थे, हम लोग उनके घर पे बैठे थे एंड उन्होंने ना बहुत ही एक ऐसी बात कर दी जिससे मैं खुद चौंक गई. उन्होंने बोला कि लड़कियों को ना, लड़कियों के लिए ये सब चीजें ठीक नहीं है, बाहर काम वाम करना, मतलब कर रही हैं तो ठीक है, बट नेचुरली भगवान ने उनको इस तरीके से बनाया है कि वो घर का ही काम करें. दिस वॉज द आर्ग्यूमेंट दैट ही गेव. सो मेरा तो दिमाग घूम गया ये सुनकर कि लड़कियों को भगवान ने ऐसे बनाया, क्यों लड़कियों में दिमाग नहीं होता क्या, लड़कियां बाहर जाके काम नहीं कर सकती क्या? दैट इज लाइक अ वेरी सेंसलेस आर्ग्यूमेंट, बिकॉज यू नो it's not even his fault. It's like something that has been imbibed into us, that has been something that we have been learning. आजू बाजू से सुनाकर, आजू बाजू का माहौल देखकर, जिस तरीके से हम सबकी अपब्रिंगिंग होती है, so we start believing, we think that gender is the natural thing, but it's not. महिलाओं का जो काम है उसको ना तो वैल्यू मिलती है, ना ही उतना रिकग्निशन मिलता है. इट इज ऑलवेज टेकन एज ग्रांटेड. वहीं पे आदमी लोग जो है वो घर से बाहर जाके काम करते हैं. और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एक आदमी जो है वो सफाई का या फिर मैं बोल सकती हूँ कि शेफ भी बन जाएगा, खाना भी पकाने लग जाएगा, लेकिन अगर उसे उस चीज का पैसा मिल रहा होगा तो जो चीजें लाइक कुकिंग एंड क्लीनिंग जो महिलाओं के लिए सूटेबल मानी जाती है, आदमी लोग वो काम करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब दे आर गेटिंग रेम्यूनरेटेड फॉर इट. वहीं पे जो महिलाएं होती हैं, दे डोंट थिंक अबाउट दैट. वो कभी आपकी मम्मी आपको ऐसे करती है क्या कि आपको लंच बनाकर दे रही है और बोल रही है लाओ दो मेरे 200 रुपए, नहीं ना. सो दैट इज द थिंग, लाइक मेन डू इट व्हेन दे आर गेटिंग पेड फॉर इट. वो कहीं पे शेफ बन जाएंगे, कहीं बाहर सफाई वफाई का काम कर लेंगे, बट महिलाएं जो है ये चीज विदाउट एनी कंडीशंस करती हैं. सो बिकॉज दे हैव बीन ब्रॉट अप लाइक दैट. ऑल राइट, तो ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर हुआ. अब जरा बात करते हैं बच्चों कि the result of this division of labor is that although women constitute half of the humanity, their role in public life is minimal in most of the societies. Gender issues were raised in politics. Women in different parts of the world agitated for equal rights, demanded enhancing political legal status, and women's movements are called as feminist movements. अब कुछ लोगों को तो ये शब्द सुनकर ही गुस्सा सा आ जाता है. मैंने देखा है कि मेरे आसपास जो मेरे मेल फ्रेंड्स हैं, they are very very irritated of the word feminism, and the guys that I talk to also, they are also like, कहीं तुम फेमिनिस्ट तो नहीं हो, मतलब कि मैंने कोई गुनाह कर दिया है कि if I am a feminist. बच्चों सबसे पहले तो let us get this thing out there कि who is a feminist. फेमिनिस्ट कौन होता है? फेमिनिस्ट हर वो व्यक्ति है, चाहे वो आदमी हो औरत हो, इट डजंट मैटर. फेमिनिस्ट इज दैट पर्सन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड विमेन. आजकल सूडो फेमिनिज्म हो रहा है, पीपल आर ट्विस्टिंग दिस टर्म, मेकिंग इट इनटू समथिंग एल्स कि भाई इफ लाइक, मतलब आजकल क्या हो रहा है, आजकल बहुत गलत एक डेफिनेशन है. लोगों को लग रहा है कि अरे लड़के बिगड़े हुए हैं, लड़कियां भी बिगड़ेंगी और वो फेमिनिज्म कहलाता है. नहीं, दैट्स नॉट व्हाट फेमिनिज्म इज. You need to get this straight. Feminism is a movement that started because जो political rights थे वो सिर्फ आदमियों तक सीमित थे. औरतों ने और जितने आदमी बाकी जो औरतों को सपोर्ट कर रहे थे उन सबने इस मूवमेंट को इसलिए चालू करा था कि महिलाओं को भी सेम अधिकार मिले जो कि आदमी एंजॉय कर रहे हैं. It was all about equal rights. Now it is getting twisted. Don't believe in all of that. तो यहाँ पर वही बात है
कि हम लोग ये जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं, तो इससे होता क्या है कि महिलाओं का और पब्लिक प्राइवेट डिवीजन, इन सब चीजों की वजह से महिलाओं का जो पब्लिक रोल है वो काफी लिमिटेड रहता है। पॉलिटिक्स में महिलाएं दिखती ही नहीं है, आदमी ही आदमी दिखते हैं। तो जेंडर इश्यूज जो है पॉलिटिक्स में रेज होने लगे थे। वर्ल्ड के अलग अलग जगहों पे महिलाओं ने इक्वल राइट्स की मांग करी और उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस हमें भी मिलना चाहिए। और इन्हीं सब मूवमेंट्स को फेमिनिस्ट मूवमेंट्स बोला जाता है, वेयर विमेन रेज्ड द इशू ऑफ इक्वल राइट्स। सो एनी पर्सन हु बिलीव्स इन द इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड विमेन इज कॉल्ड अ फेमिनिस्ट। सो इफ यू डू दैट, यू आर अ फेमिनिस्ट। कभी भी किसी को ट्विस्ट मत करने देना इस शब्द को, ठीक है? जस्ट रिमेंबर दैट कि यहां पर ट्विस्टिंग नहीं होनी चाहिए। ओके, आई होप बच्चों यहां तक बात एकदम क्लियर है। सो यहां तक देखो, मैं आपको एक समरी देती हूँ कि व्हाट ऑल वी हैव टॉक्ड अबाउट। हमने अभी बात करी कि जेंडर और सेक्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सेक्स इज समथिंग दैट इज नेचुरल, समथिंग दैट वी हैव बीन बोर्न विद, समथिंग दैट वी आर बोर्न विद, ठीक है? बट उसी सेक्स के ऊपर जब सोसाइटी कंडीशंस लगाने लग जाती है, आपको बताने लग जाती है कि हाउ यू नीड टू एक्ट, हाउ यू नीड टू बिहेव, व्हाट यू नीड टू डू, दैट क्रिएट्स जेंडर। एंड जेंडर इज समथिंग दैट द सोसाइटी हैज क्रिएटेड, इट इज नॉट एट ऑल नेचुरल। ऑल राइट, और जेंडर के बेसिस पर ही हम लोग देखते हैं कि समाज में एक डिवीजन क्रिएट होता है, पब्लिक प्राइवेट डिवीजन, कि औरतें जो है घर तक सीमित रहेंगी, आदमी बाहर जाएंगे। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, सेक्स के बेसिस पर लेबर का डिवीजन है कि महिलाएं कुछ ही चीजें कर सकती है, आदमी बाहर का काम करेंगे। जैसे पहले तो यार, आजकल तो समाज बहुत ही खुल गया है। आजकल तो लोग लड़कियों को भी कम नहीं समझते हैं, बोलते हैं कि हमारी बेटी भी पायलट बनेगी, हमारी बेटी भी एस्ट्रोनॉट बनेगी, हमारी बेटी ये करेगी वो करेगी। बट एक टाइम था ऐसा वेयर एवरीथिंग वाज वेरी वेरी लिमिटेड टू मेन, ओनली मेन कैन डू थिंग्स एंड लाइक women cannot enter that periphery, राइट? आजकल तो आपने आर्मी वगैरह में भी महिलाओं को देखा है, ठीक है? उनका रिप्रेजेंटेशन काफी कम है आजकल के टाइम में भी, बट यस यू सी दैट, यू सी women doing that, you see women like you know flying, they are also pilots, they are also engineers, they are also doctors, so they do everything, they can do everything that men can do। दिमाग तो भगवान ने सभी को दिया है ना बराबर, तो वो वाली चीज है, ठीक है? लेकिन बात वही है कि एक समय पर कुछ नहीं करने दिया जाता था, महिलाओं को घर तक ही सीमित रखा जाता था। और आजकल भी यार देखा तो जाता है, ऐसा नहीं है कि वी कैन इग्नोर द फैक्ट कि अब सब कुछ इक्वालिटी आ गई है, पूरी इक्वालिटी आ गई, नहीं, इक्वालिटी पूरी तरीके से नहीं आई है। तो देयर इज स्टिल द नीड फॉर गेटिंग टू दैट लेवल, गेटिंग टू दैट यू नो इक्वल वाला चीज। एंड हम देखते हैं कि यही जो पब्लिक प्राइवेट डिवीजन है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से महिलाओं को ऐसा फील होने लगा था कि वी आर नॉट गेटिंग इक्वल राइट्स, एंड दैट इज व्हाई दीज मूवमेंट्स स्टार्टेड व्हिच वर नोन एज द फेमिनिस्ट मूवमेंट डिमांडिंग इक्वल राइट्स फॉर विमेन। ऑलराइट, तो दिस वाज द पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट दैट यू कैन गिव फॉर द इक्वल राइट्स, फॉर द फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, एवरीथिंग। नाउ आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं क्या बात हो रही है। ओके, तो फेमिनिस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि एक आदमी या औरत जो कि इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज में बिलीव करते हैं फॉर बोथ मेन एंड विमेन, दैट पर्सन इज नोन एज अ फेमिनिस्ट। सो इफ यू क्वालिफाई एज अ फेमिनिस्ट, राइट इट डाउन इन द कमेंट्स, यस। और घबराओ मत यार, लड़के हो तो भी लिख दो, कुछ नहीं होगा, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा तुम्हारा, ठीक है? सो इट इज समथिंग, यू आर राइटिंग इट फॉर अ गुड कॉज। डोंट वी ऑल बिलीव इन इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन? यस वी डू। पेट्रियार्की क्या होता है बच्चों? पेट्रियार्की एक ऐसी चीज है जो कि बहुत पहले से चलती आ रही है, जिसको हम पितृसत्ता भी बोलते हैं हिंदी में। तो दिस कंसेप्ट इज यूज्ड टू रेफर टू अ सिस्टम दैट वैल्यूज मेन मोर एंड गिव देम द पावर ओवर विमेन। पेट्रियार्की, पितृसत्ता, आदमी का रूल, आदमी का राज, यानी कि बच्चों जो कि आदमियों को ज्यादा पावर देता है, आदमी को ज्यादा सुपीरियर मानता है महिलाओं के मुकाबले, और उनको ज्यादा पावरफुल, सुपीरियर, ज्यादा वैल्यू देता है। तो हेड ऑफ द फैमिली इज द फादर, या हेड ऑफ द फैमिली इज द ग्रैंड फादर, इट्स नेवर द मदर, इट्स नेवर द ग्रैंड मदर। ऑलराइट, सो इट्स लाइक दैट सिस्टम। हम देखते हैं कि पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हेल्प टू improve the women's role in public life. In our country, women still lag much behind men despite some improvements since independence. Ours is still a male-dominated patriarchal society. कोई शक नहीं है इस बात में, शुगर कोट करने की भी जरूरत नहीं है। वी नो दैट ours is a patriarchal society. हमारा जो समाज है वो आज भी एक पितृसत्ता वाला ही समाज है। महिलाएं काफी पीछे आदमियों के, अभी भी काफी हद तक बच्चों, ठीक है, रेस में आदमी बहुत आगे पहुंच गए थे, महिलाओं ने यहां से चालू करा तो वो भी थोड़ा इधर तक पहुंच गई होंगी, लेकिन अभी भी एक डिफरेंस है।
तो एक तरीके से जब पॉलिटिकली जेंडर डिवीजन की बात हुई, जेंडर डिवीजन को डिस्कस किया गया, महिलाओं ने डिमांड करी, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स आई, तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं महिलाओं का जो रोल है सामाजिक तौर पर वो बेहतर हुआ है, इम्प्रूव हुआ है, बट और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो है। हम लोग और भी देखते हैं कि किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो है महिलाओं के साथ साथ देखने को मिलता है। सबसे पहली चीज़ है लिटरेसी रेट में भी आपको पता चल जाएगा। लिटरेसी रेट अमंग विमेन इज 54%। बच्चों की एक्चुअली थोड़ा पुराना डेटा है, अगर मैं आज की बात करूं, प्रेजेंट डे की बात करूं, तो इट इज इन सम 70s। ठीक है, वैसे इंडिया का लिटरेसी रेट इज आई थिंक 77% समथिंग, एंड लिटरेसी रेट अमंग विमेन इज इन द 70% वाला पॉइंट, एंड आदमियों का 80s में है, कुछ 84% और समथिंग। ठीक है, तो वो आप एक बार फैक्ट चेक कर लो। बट लिटरेसी रेट जो है अगर फिर भी देखा जाए, कंपेयर करा जाए विद द मेन एंड विमेन, अगर उनके बीच में भी आप कंपेयर करोगे, सो यू विल फाइंड आउट दैट जो विमेन का लिटरेसी रेट है दैट इज स्टिल लेस देन द मेल लिटरेसी रेट। Small proportion of girl students go for higher studies, drop out because parents prefer to spend their resources on their boys' education. देखो यार, लड़कियां, मैं बोलती हूँ कि प्राइमरी एजुकेशन अटेन कर लेंगी, एलिमेंट्री एजुकेशन अटेन कर लेंगी, माँ बाप पढ़ा भी देंगे एक लेवल तक, बट बहुत ही कम प्रोपोर्शन ऑफ लड़कियां होंगी जो कि हायर एजुकेशन के लिए जाएंगी, हायर एजुकेशन के लिए पढ़ेंगी, क्योंकि माँ बाप ये सोचते हैं कि यार हमारे पास अगर कम पैसा है तो हम अपने बेटों को पहले पढ़ा दे, बेटियों को पढ़ा के क्या ही करेंगे, कल को तो इनकी शादी करनी है, शादी के लिए पैसा बचाएंगे इनकी, लड़कों को पढ़ा देते क्योंकि बेटा जो है वो बाद में हमारे साथ रहेगा, हमारे लिए कमाएगा, तो वो उसको पढ़ाने पे अपने रिसोर्सेज को खर्च करना प्रेफर करते हैं रादर देन मेकिंग देयर गर्ल्स स्टडी। दैट इज व्हाट पेरेंट्स डू। और लड़कियों का जो ड्रॉप आउट रेट है वो बहुत ज्यादा रहता है। वहीं पे अगर हम नौकरियों की बात करें तो proportion of women among the highly paid and valued jobs is still very small. On an average, an Indian woman works 1 hour more than an average man every day. Although महिलाएं एवरेज बेसिस पे आदमियों से ज्यादा घंटे काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी जो हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब्स है वहां पे महिलाओं का प्रपोर्शन कम है। यानी कि जो ज्यादा पैसे देने वाली जॉब्स है, ज्यादा वैल्यू वाली जॉब्स है, वहां पे आदमी ही आपको ज्यादा दिखेंगे। क्यों है ऐसा? उसके पीछे भी एक रीजन है मेरे बच्चों। क्या रीजन है? रीजन ये है कि यार देखो, एक औरत हाईली पेड और वैल्यूड जॉब में तभी पहुंच पाएगी ना जब आप उसको पढ़ाई लिखाई कराओगे, उसको जो है अच्छी स्किल्स हासिल करने दोगे, तभी तो वो उस लेवल तक पहुंच पाएगी। अगर आप उसे पहले ही रोक लोगे, जाने ही नहीं दोगे वहां तक, ड्रॉप आउट रेट बड़ा होगा या कुछ भी है, तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सी महिलाएं जो काम भी करती हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँव वगैरह में, वहां पर वो थोड़ा बहुत ऐसे काम करती हैं, बहुत ही एक मीगर इनकम वो अर्न कर पाती हैं, बहुत कम पैसा कमा पाती हैं, विच इज डेफिनेटली नॉट इनफ, राइट? एंड दे कैन नॉट गो इनटू हाईली पेड एंड वैल्यू जॉब्स बिकॉज उनको इतना पढ़ाया लिखाया ही नहीं गया, तो कैसे जाएंगे? वही दिक्कत है। आगे हम और देखते हैं, रेम्यूनरेशन एक्ट आई थी 1976 में, एक रेम्यूनरेशन एक्ट आई थी, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, एंड ये प्रोवाइड करती है कि इक्वल वेजेस शुड बी पेड फॉर इक्वल वर्क। Women paid less than men even when they both do exactly the same work। तो बच्चों हो क्या रहा था कि सेम ही काम कर रहे थे आदमी औरतें, फिर भी महिलाओं को काम का कम पैसा दिया जा रहा था। तो इसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट आता है 1976 में, जिसके बाद बोल दिया कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर कोई बराबर का काम कर रहा है तो उसको बराबर का पैसा ही मिलना चाहिए। सिर्फ इस बेसिस पे, उसके जेंडर के बेसिस पे ऐसा नहीं होगा कि औरत को कम पैसा दिया जाएगा और आदमी को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, सो इस चीज को रोका गया। दूसरी चीज है, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी दिक्कत की बात हो रही है, दैट इज फीमेल अबॉर्शन। आप लोगों ने देखा होगा यार कि पहले क्या करते थे लोग, इंडिया के अंदर में बात करी हूँ, अब तो बैन हो गया है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन करवाकर कि कौन सा बच्चा पैदा होने वाला है ये डिटर्मिन करवा के, अगर उनको पता चलता था कि हमारी बेटी पैदा होने वाली है, तो गर्भ में ही उसको मार दिया जाता था। ठीक है, तो अबॉर्ट करा दिया जाता था। So some parents prefer to have sons and find ways to have the girl child aborted before she is born. This sex selective abortion led to a decline in the child sex ratio. तो हम लोग देखते हैं कि ये जो सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन हो रहा था, जहां पे सिर्फ लड़कियों को गिराया जा रहा था, लड़के पैदा किए जा रहे थे, तो इससे सेक्स रेशियो में गिराव आ गया था। मतलब लड़कियों का जो सेक्स रेशियो है वो कम हो गया था लड़कों के मुकाबले। ऑब्वियस सी बात है ना, आप अबॉर्ट करा रहे हो। ठीक है, तो ये सब एक बहुत ही गलत चीजें। एक शो भी आता था पहले, नाना इज दिस लाडो, उसमें भी यही सब दिखाते थे, इस सोशल हम बोल सकते हैं मैल प्रैक्टिस के अगेंस्ट जो है बात की जाती थी। तो ऑब्वियसली बच्चों ये सारी चीजें चलती आ रही हैं, और आज भी मुझे पता है, मेरे को पता है कि ये जो सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन, इट हैज नॉट कंप्लीटली वैनिश्ड। इवन टुडे
हम लोग कितने आगे बढ़ गए हैं, लड़कियां कितनी आगे बढ़ गई हैं, फिर भी लोग ये सब हरकतें करते हैं, फिर भी लोग ये सब काम करते हैं. शेम ऑन देम. आई नो, वेरी सैड, very very sad. And I've heard and I have seen incidents around me which is pretty sad. Urban areas particularly have become unsafe for women, not safe even within their own homes from beating, harassment, other forms of domestic violence. तो यार सेफ्टी का एक और इशू आता है, बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन है, राइट. तो एक तो देखो अबॉर्शन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क भी नहीं मिल रहा था, उसके लिए भी एक्ट लानी पड़ी. साथ ही में हम देखते हैं एक सेफ्टी कंसर्न. अब ये जो लड़कियां हैं ना बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकेंगी. आपने देखा होगा आपके घर में होता है, जो लड़के होते हैं उनको ज़्यादा देर तक बाहर रहने दिया जाता है और लड़कियों को बोला जाता है चुपचाप 8 बजे से पहले घर आ जाना, 7 बजे से पहले घर में होने चाहिए, राइट. अब बच्चों वो वाली जो चीज़ है ना, हम ब्लेम नहीं कर सकते कि इट इज़ बिकॉज अरे क्या हम लड़की क्यों हैं यार, हमारे तो पेरेंट्स हमें बाहर ही नहीं रहने देते, ये है वो है. मुझे लगता है कि किसी की भी बेटी होगी तो उस इंसान को ये कंसर्न ज़रूर होगा, बिकॉज व्हेन वी लुक एट द स्टैट्स, व्हेन वी लुक एट ऑल द क्राइम्स दैट हैपन अगेंस्ट विमेन, ऑल द हरासमेंट केसेस, ऑल द रेप केसेस, ऑल ऑफ दीज केसेस, तो ये सब चीज़ें देख कर किसी भी इंसान को सेफ्टी कंसर्न अपने बच्चों के लिए आएगा ही, स्पेशली लड़कियों के लिए तो आएगा ही. तो हम वही देखते हैं कि जो अर्बन एरियाज है, जो शहर हैं, वो तो बिल्कुल अनसेफ हैं, महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा अनसेफ हैं. साथ ही में महिलाएं जो हैं वो अपने घर में भी सेफ नहीं हैं. हरासमेंट के केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, बीटिंग केसेस, जहाँ पे पति जो है बीवी को मार रहा है अपनी, या कुछ भी ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, तो दीज ऑल थिंग्स कीप हैपनिंग, दीज थिंग्स गेट रिपोर्टेड अ लॉट, बिकॉज वही है ना, वीकर सेक्स माना जाता है विमेन को. And that is why men think they are the more powerful, they are the stronger sex, so they kind of show that masculinity. मार के बता रहे हैं मैस्कुलिनिटी, तो ये तो किसी बात की मैस्कुलिनिटी नहीं है, ठीक है. तो भाई जो भी है, मतलब दिस इज ऑब्वियसली अ सेफ्टी कंसर्न. उसी के साथ साथ अगर हम पॉलिटिकली बात करें महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की, तो बच्चों पॉलिटिक्स में कितना ज़्यादा प्रतिनिधित्व उनको मिलता है, तो हम देखते हैं कि विमेन को एडिक्वेट अटेंशन नहीं मिलती है. एक तरीका है कि उनको रिप्रेजेंटेशन मिले, कि उनको इलेक्ट करा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा विमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए. इंडिया के अंदर विमेन का जो प्रोपोर्शन है लेजिस्लेचर में, वो काफ़ी कम देखने को मिला है. इन द गवर्नमेंट ऑल्सो द कैबिनेट्स आर लार्जली ऑल मेल, इवन व्हेन अ वुमन बिकम्स अ चीफ मिनिस्टर और अ प्राइम मिनिस्टर. तो वही बात हो रही है कि इंडिया के अंदर अगर एक औरत चीफ मिनिस्टर भी बनती है, या फिर अगर एक औरत प्राइम मिनिस्टर भी बनती है, उसके बावजूद भी जो कैबिनेट्स वगैरह होते हैं या बाकी मिनिस्टर्स होते हैं, दोज आर जनरली ऑल मेल. मैक्सिमम मेल लोग ही रहते हैं जो पॉलिटिक्स में आपको देखने को मिलेंगे. तो इसी वजह से बच्चों यहाँ पर बात जो की जा रही है कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज में तो 1/3 जो सीटें हैं वो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के अंदर रिजर्व करी गई हैं फॉर विमेन. और एक बहुत ही खुशी की बात जिसके लिए मैं इस चैप्टर को आज लेकर आई हूँ, तो वो था ये वाली बात करने के लिए. तो यहाँ पर जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, कार्टून ऑफर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल हैज नॉट बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारे गेट्स पर कब्जा करके आदमियों ने रखा हुआ है, ऊपर से सारे आदमी ही खड़े हैं और वो बोल रहे हैं कि डोंट वरी, वील फाइंड अ वे फॉर यू, बट दे आर नॉट लेटिंग द विमेन एंटर. एंड यहाँ पर एक औरत रिजर्वेशन बिल का जो है बैनर लेके खड़ी है. सो वही बात हो रही है कि कैसे हाउ द पॉलिटिक्स इज काइंड ऑफ मेल डोमिनेटेड, देयर आर ऑल मेन हु आर अराउंड इट एंड दे आर नॉट लेटिंग द विमेन एंटर. तो इसलिए रिजर्वेशन बिल पास नहीं हो रहा था बहुत साल तक. 27 साल से ये बिल पेंडिंग था. और बच्चों अब जो है फाइनली वी कैन गेट हैप्पी ओवर द फैक्ट कि ये जो विमेन रिजर्वेशन बिल है, इसको सबसे पहले पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करा गया था 27 साल पहले, लेकिन अभी इसको पास करा गया है लोकसभा ऑन September 20th. passed bill with near unanimity to amend the constitution and provide 1/3 reservation to women in the Lok Sabha and the state assemblies. तो जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं और जो लोकसभा है, उन सभी के अंदर 1/3 सीट्स को रिजर्व कर दिया जाए फॉर द विमेन. इस चीज़ को लोकसभा में पास कर दिया गया है, इस बिल को, एंड बहुत ही जल्द इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाना चाहिए बच्चों, ठीक है. और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना पड़ेगा इस 1/3 रिजर्वेशन को अडेप्ट करने के लिए. सो दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर आवर कंट्री एज वेल एज फॉर द विमेन ऑल्सो, कि ये जो रिजर्वेशन बिल है ये फाइनली पास हो गया है. और इस रिजर्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि यार अगर आप देखोगे पॉलिटिक्स के अंदर सारे आदमी भरे हुए हैं, औरतें हैं ही नहीं, तो तभी रिजर्वेशन की गई है कि एटलीस्ट 1/3 सीट्स में विमेन आए
उनका रिप्रेजेंटेशन हो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो तभी। ऑलराइट, नेक्स्ट जो चीज यहां पर आती है बच्चों, नेक्स्ट डिवीजन पे हम लोग आएंगे, दैट इज रिलीजन। अभी तक हम लोगों ने जेंडर की बात करी। जेंडर को जब हम लोगों ने एक्सप्रेस करा था पॉलिटिक्स के अंदर, so it was actually a positive expression in the sense we demanded rights for the women, feminist movements हो रही थी, और उससे जो है महिलाओं का जो रोल है सोसाइटी के अंदर उसको और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही थी। बट अगर वहीं पे धर्म को आप पॉलिटिक्स में लाओगे तो क्या होगा धर्म को पॉलिटिक्स में लाने से? लेट अस लुक एट दैट। अब यार यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बात करी जा रही है रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स की। रिलीजन तो सभी को पता है, धर्म, ठीक है। कम्युनलिज्म क्या है? कम्युनलिज्म बच्चों एक आइडियोलॉजी है। अब इसको ना प्लीज कम्युनिज्म से कंफ्यूज मत करना। कम्युनिज्म मार्क्स जी की आइडियोलॉजी थी। कम्युनलिज्म जो है कम्युनल पॉलिटिक्स की बात करता है, धर्म के ऊपर जो दंगे होते हैं, धर्म को जब आप ये मानते हो ना कि लाइक रिलीजन इज द बेसिस ऑफ अ नेशन, दैट इज कम्युनलिज्म। When you believe in the superiority of your religion, you believe in the inferiority of other religious groups. तुमको ऐसा लगता है कि सिर्फ तुम्हारे धर्म के लोग जो हैं वही साथ में रह सकते हैं, बाकी धर्मों के लोग तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। तो दैट इज द कम्युनलिज्म वाली आइडियोलॉजी, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, जो कि चीजें गड़बड़ करती है। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं धर्म के बारे में। सोशल डिविजन जो कि धर्म के अंतर के बेसिस पर होता है, इट इज फेयरली वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड टुडे। पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है, ऐसा नहीं है। हमें पता है कि यार इंडिया के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर ये जो चीज़ें हैं, अलग अलग धर्म है, इनके बीच में डिफरेंसेस हैं। कुछ कुछ रिलीजन के बीच में इतने डिफरेंसेस है कि वो डिवीजन फॉर्म कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि दिस डिवीजन इज लाइक ओनली कन्फाइंड टू इंडिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही मिलेगा, दुनिया भर में आपको ये डिवीजन देखने को मिल सकता है। अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस, रिलीजियस डिफरेंसेस ऑफन एक्सप्रेस्ड इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। बच्चों रिलीजियस डिफरेंसेस को पॉलिटिक्स में हम बोलते हैं एक्सप्रेस किया जाता है। अब देखो यहाँ पर ना कुछ कुछ बातें हैं, जरा पहले वो करते हैं। गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। अब गांधी जी को बुरा भला मत बोलने लग जाना कि ये क्या बोल रहे हैं गांधी जी। बट यार गांधी जी का मतलब ये था कि आप धर्म को ना कभी भी राजनीति से अलग नहीं कर सकते, इन द सेंस कि आपका जो धर्म है आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाता है, आपको बहुत अच्छे वैल्यूज, आइडियल्स का ज्ञान देता है। तो उस ज्ञान को पॉलिटिक्स में एम्बाइब करो, लाइक वो जो रिलीजियस वैल्यूज है उन टीचिंग्स को पॉलिटिक्स में लेकर आओ। गांधी जी का ये मतलब था। विक्टिम्स ऑफ कम्युनल राइट्स इन आवर कंट्री आर पीपल फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटी। जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं उन सबके साथ कम्युनल राइट्स हुए हैं, दे आर द विक्टिम्स ऑफ द कम्युनल राइट्स। यानी कि बच्चों जो दंगे फसाद धर्म के नाम पर होते हैं जिसमें बहुत लोग मारे जाते हैं, सो रिलीजियस माइनॉरिटी के बहुत से लोग इन सब दंगों फसादों में फंसे हैं, ठीक है। Women also have argued that the family laws of all religions discriminate against women. तो जो family laws होते हैं, मैरिज से रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड, अडॉप्शन से रिलेटेड, इनहेरिटेंस से रिलेटेड, ये सारे फैमिली लॉज विमेन को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। महिलाओं ने ये भी आर्ग्यूमेंट दिया है। अब ऑब्वियसली ये सारी चीजें बिल्कुल सच है ना बच्चों। पॉलिटिकल पावर रेगुलेट करनी चाहिए। पॉलिटिकल पावर शुड बी एबल टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन सो एज टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन। तो अगर धर्म भेदभाव कर रहा है या अगर धर्म जो है वो एक तरीके से किसी को ऑप्रेस कर रहा है, किसी को दबा रहा है, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर पॉलिटिकल पावर का यूज किया जाना चाहिए टू स्टॉप ऑल दीज थिंग्स। आप ये बोलो कि यार ट्रिपल तलाक तो एक इस्लामिक धर्म का हिस्सा है तो लेट इट बी, क्योंकि वो धार्मिक चीज है उसको छूना नहीं है, तो दैट्स रॉन्ग। दैट्स समहाउ डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट द वुमेन। एंड इफ समथिंग इज डिस्क्रिमिनेटरी फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप then you should be taking stand कि why is it happening। चाहे वो धर्म ही बोल रहा हो, कल को धर्म सती प्रथा के लिए हाँ बोलेगा तो सती प्रथा होने लग जाएगी क्या? कल को धर्म बोलेगा कि किसी की बलि देनी है तो बलि देने लग जाएंगे क्या? तो अगर धर्म किसी के लिए भी ऑप्रेसिव या फिर किसी के लिए डिस्क्रिमिनेटरी होता है तो वहां पर पॉलिटिकल पावर का यूज किया जाना चाहिए इन ऑर्डर टू रेगुलेट दैट थिंग, इन ऑर्डर टू स्टॉप दैट ऑपरेशन एंड स्टॉप दैट डिस्क्रिमिनेशन। याद रखिएगा इस चीज को। अब जरा हम लोग आगे आते हैं और यहाँ पर बच्चों कम्युनलिज्म एज एन आइडियोलॉजी की बात करते हैं। देखिए, इट इज अ सिचुएशन व्हेन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ट्राइज टू प्रमोट इट्स ओन इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ द अदर कम्युनिटीज। बच्चों कम्युनलिज्म ये मानता है कि रिलीजन इज द बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी, कि जो धर्म है ना वो मेन चीज है, धर्म के बेसिस पर समाज बना है। कम्युनल आइडियोलॉजी में जितने भी लोग विश्वास रखते हैं वो यही मानते हैं कि रिलीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और बाकी सारी चीजें रिलीजन के आगे आती हैं। धर्म से ही समाज बना है। प्लस
They also believe that their community is more superior, their community is more important, and बाकी सबकी जितनी भी religious groups हैं उनका कोई importance नहीं है। वही बात है कि आप अपने रिलीजन की सुपीरियोरिटी में विश्वास रखने लगते हो एंड बाकी सारे रिलीजन्स को आप दरकिनार करने लगते हो। दैट इज कम्युनलिज्म। अब सी, यहाँ पर कम्युनलिस्ट आइडियोलॉजी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो अगर आप एक कम्युनल आइडियोलॉजी से सोचो, वैसे तो सोचना मत, लेकिन अगर आप देखो कि कम्युनल आइडियोलॉजी वाला बंदा कैसे सोचता है, सो वो ये मानते हैं कि द फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी, कि जितने भी एक धर्म को मानने वाले लोग हैं वो एक समुदाय का हिस्सा होने चाहिए। देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट आर द सेम, उन सब लोगों के जो इंटरेस्ट हैं, उन सब लोगों की जो सोच है, जो विचार हैं, वो एक जैसे होते हैं। दैट इज वाई दे आर अ पार्ट ऑफ द सेम कम्युनिटी। पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स कैन नॉट बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी। और अगर आप किसी अलग धर्म को मानते हो तो आप एक अलग समुदाय का हिस्सा हो, आप इस समुदाय का हिस्सा नहीं हो। ठीक है, सो यहां तक बात समझ में आई। वो कह रहे हैं कि जो लोग एक रिलीजन में विश्वास रखते हैं वो लोग एक तरीके से सोचते हैं, दे हैव सम फंडामेंटल कॉमन इंटरेस्ट्स, सो दे बिलोंग टू वन कम्युनिटी। और कोई अगर दूसरे किसी धर्म को मानता है तो वो दूसरे कम्युनिटी को बिलोंग करता है, वो इस समुदाय को बिलोंग ही नहीं करता। तो ऐसे जो है कम्युनल आइडियोलॉजी वाले लोग मानते हैं कि एक रिलीजियस ग्रुप एक कम्युनिटी फॉर्म करता है, एक अलग रिलीजन जो है वो अपनी अपनी कम्युनिटी फॉर्म करते हैं। डिफरेंट रिलीजियन कम्युनिटीज आर सुपरफिशियल एंड इमटेरियल। Their interests are bound to be different and involve a conflict. They cannot live as equal citizens within one nation. यार दिक्कत ना यहाँ तक रेड जोन तक भी नहीं थी, दिक्कत इस ग्रीन जोन से शुरू हुई है। वो कहते हैं क्योंकि अब सब लोग, जैसे कोई सपोज हम मानते हैं कि देश में हमारे ना एक ये रिलीजन है तो एक ये ग्रुप हो गया, एक ये रिलीजन है एक ये ग्रुप हो गया, एक ये रिलीजन है एक ये ग्रुप हो गया। तो सबसे पहले तो कम्युनल आइडियोलॉजी वाले लोग बोल रहे हैं कि जो एक रिलीजन के लोग हैं वो एक कम्युनिटी फॉर्म करते हैं, अलग रिलीजियस ग्रुप्स अलग कम्युनिटी, सेम कम्युनिटी को बिलोंग ही नहीं करते। और जो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज हैं दे आर सुपरफिशियल इमटेरियल, नकली है सब। ठीक है, अगर ये लोग एक देश का हिस्सा बन के रहेंगे तो कभी रह ही नहीं सकते, क्योंकि इन लोगों की ना तो सोच मिलेगी ना कुछ मिलेगा, एंड इन सबके बीच में जो है लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होते रहेंगे। इस वजह से ये इक्वल सिटीजन्स बन के एक देश का हिस्सा बन के रह ही नहीं सकते। दिस इज द कम्युनल आइडियोलॉजी। कम्युनल आइडियोलॉजी को मैं फिर से रिपीट करती हूँ। कम्युनल आइडियोलॉजी जो है वो ये बोलती है कि अपना जो धर्म है वो सबसे ऊंचा है, बाकियों का धर्म कुछ नहीं है। साथ ही में जो धर्म है वो प्रिंसिपल बेसिस है जिसने समाज बनाया है। एक समाज के वही लोग होंगे जो एक रिलीजन को फॉलो करते होंगे, उनके इंटरेस्ट सेम होंगे। बाकी अलग धर्म के लोग अलग समाज को बिलोंग करते हैं। तो क्योंकि ये लोग अलग समाज को बिलोंग करते हैं, दे कैन नॉट लिव इन द सेम नेशन एज the other religions and that is why their interests are bound to be conflicting। लड़ाई झगड़े इन लोगों में होते रहेंगे, इसलिए ये एक देश का हिस्सा बन के अलग धर्म के लोग रह ही नहीं सकते। तो दिस इज द कम्युनल आइडियोलॉजी, वेरी वेरी खतरनाक। और बच्चों देखिए, state power used to establish domination of one religious group over the rest when communalism is expressed in politics। और अगर बच्चों इस कम्युनल आइडियोलॉजी को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किया जाएगा, जहां पर आप ये मान रहे हो कि सिर्फ आपका धर्म ऊंचा है, बाकियों का धर्म खराब है, सिर्फ आप ही का धर्म अच्छा है, तो बच्चों इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से अगर आप इसको पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करोगे तो वो क्या होगा, देयर यू आर एस्टैब्लिशिंग द डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन। तो ये जो कम्युनल ग्रुप होगा ये अपने धर्म का जो डोमिनेशन है, जो प्रभुत्व है, उसको भी एस्टैब्लिश करना चाहेगा पॉलिटिकली, जिससे कि दिक्कत आ जाएगी उस देश के अंदर। जो बाकी धर्म के लोग होंगे उनके लिए दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि उनको फिर दरकिनार करा जाएगा, नजरअंदाज करा जाएगा और वायलेंस भी हो सकती है। सो एक्चुअली कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के अंदर अलग अलग रूप ले सकता है कम्युनलिज्म। सबसे पहली चीज, most common expression of communalism involves religious prejudices, stereotypes, superiority of one's religion over the other religions। सबसे पहला रूप जो कि कम्युनलिज्म लेता है बच्चों वो होता है यहाँ दिमाग में, जहां पर आप ये सोचने लगते हो कि आपका धर्म सबसे ज्यादा अच्छा है, आपका धर्म सबसे ज्यादा सुपीरियर है, आपके धर्म जैसा कोई और धर्म नहीं है, और दूसरों का धर्म बेकार है, घटिया है। आप उनके बारे में एक प्री कंसीव्ड नोशन बना लेते हो। बचपन से ही बच्चों, अगर आप लोग जैसे ऐसे धार्मिक चीजें सुनते हुए आए हो तो आपको पता होगा कि लोग क्या करते हैं, दूसरे धर्मों के खिलाफ ना कुछ प्रेजुडिस, कुछ ना कुछ एक विचार, जो विचारधारा जैसे चलती आती है ना, वो आपके दिमाग में फंसा देते हैं। कि आपको बोलेंगे, सपोज यू आर फ्रॉम द हिंदू रिलीजन, तो आपको बोलेंगे कि यार मुस्लिम्स तो ऐसे ही होते हैं,
या क्रिश्चियंस तो ऐसे ही होते हैं। एंड बिकॉज आप ये चीजें बचपन से सुनते रहोगे तो यू विल ऑल्सो फील कि हाँ इस धर्म के लोग तो ऐसे ही होते हैं। वो एक प्रेजुडिस, एक प्री कंसीव्ड नोशन आपके दिमाग में पहले से ही बस जाएगा, ठीक है। सुपीरियोरिटी में आप अपने धर्म की विश्वास रखने लगते हो, और स्टीरियोटाइप्स, दूसरे रिलीजन्स के बारे में स्टीरियोटाइप्स में विश्वास रखने लगते हो, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म इज कम्युनल माइंड लीड्स टू पॉलिटिकल डोमिनेंस थ्रू रिलीजन। अब अगर आपका कम्युनल तरीके से दिमाग चलता है ना, तो आप अपने धर्म का प्रभुत्व, डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करना चाहोगे पॉलिटिक्स के थ्रू। तो इससे क्या होगा, इससे बच्चों एक मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस की स्थिति क्रिएट होगी। मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस इन द सेंस कि मेजॉरिटी जो धर्म के लोग होंगे, अगर उनका कम्युनल माइंडसेट हो, वो कहेंगे अब हम अपने ही धर्म की सरकार को एस्टैब्लिश करेंगे। जब वो अपने धर्म की सरकार को एस्टैब्लिश करेंगे तो वो पॉलिटिक्स के थ्रू अब यही चाहेंगे कि सारी की सारी चीजें जो है वो मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप के हक में हो, और बाकी सारे रिलीजन्स को हम दबा कर रखें या उनके खिलाफ जो है चीजें करें या उनके लिए कुछ करें ही ना। तो एक वो मेजॉरिटी डोमिनेंस का रूप ले लेगी। माइनॉरिटी कम्युनिटी एक सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट भी फॉर्म कर लेंगे, और फिर एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा वो भी देखते हैं। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होगी। कम्युनलिज्म का एक और रूप हो सकता है कि आप पॉलिटिकली इकट्ठा करने लग जाओ लोगों को, सेक्रेड सिंबल्स यूज करके, रिलीजियस लीडर्स को यूज करके, इमोशनल अपील करके, टू द इंटरेस्ट ऑफ द वोटर्स ऑफ वन रिलीजन इन प्रेफरेंस टू अदर्स टू ब्रिंग द फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन टुगेदर। तो आपने देखा होगा बच्चों की पॉलिटिकली भी एक ही रिलीजन के फॉलोअर्स को गैदर करने की कोशिश की जाती है, जहां पर बोला जाता है कि यार जो रिलीजियस लीडर्स है, जैसे कुछ पंडित वंडित है जिनको लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो उनको ले आए, ठीक है, कि लोग उनको देखकर आकर्षित हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे हमारे साथ। या फिर कुछ सेक्रेट सिंबल्स, आपके धार्मिक कुछ सिंबल्स हैं उनको यूज़ करके, या फिर इमोशनली लोगों को उनके धर्म के बारे में अपील कर करके आप उनको एकजुट करना चाहते हो, पॉलिटिकल यूनिट में शामिल करना चाहते हो। और लास्ट चीज़ जो कि कम्युनलिज्म के साथ हो सकती है कि इट टेक्स इट्स मोस्ट अगली फॉर्म, दैट इज द फॉर्म ऑफ कम्युनल रायट्स, वायलेंस एंड मैसेकर। अब बच्चों कम्युनलिज्म का सबसे घटिया रूप होता है जब कम्युनलिज्म टेक्स द शेप ऑफ कम्युनल वायलेंस। जब आप धर्म के बेसिस पर इतने ज्यादा अग्रसर हो जाते हो कि आप लोग क्या करने लगोगे, दूसरे धर्म के लोगों को बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पा रहे, आप हिंसक हो जाओगे, दंगे फसाद होने लगेंगे, आप दूसरे धर्म के लोगों को मारने लगोगे, मैसेकर होगा, खून खराबा होगा। और यही सेम चीजें जो है इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम पे हुई थी, जहाँ पे बच्चों आप सभी को पता है ना कि टू नेशन थ्योरी आया था कि हिंदूज के लिए हिंदुस्तान, मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान। एंड उस टू नेशन थ्योरी के बाद जैसे बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हुए, वर्स्ट कम्युनल राइट्स उस टाइम पे हुए एक कम्युनिटी के दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ। सो दैट वाज द वर्स्ट। 4 चीज़ें हैं कम्युनलिज्म के फॉर्म्स, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। सबसे पहले चीज़ थी, हमने क्या देखा कि दिमाग से शुरू होगा कम्युनलिज्म, जहां पर आप एक दूसरे धर्म के खिलाफ, पहले तो ये समझ लगोगे कि मेरा रिलीजन सबसे ज्यादा सुपीरियर है, दूसरे धर्म के खिलाफ स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडिस पहले से ही एक धारणा बना लोगे अपने दिमाग में कि ये धर्म के लोग ऐसे होते हैं। दूसरी चीज क्या होगी कि आप लोग अपने धर्म के बेसिस पर पॉलिटिक्स पे कब्जा करने की कोशिश करोगे और पॉलिटिकली अपने ग्रुप को अपने ग्रुप के फेवर में काम करना चाहोगे, दूसरे ग्रुप्स को एक तरीके से सप्रेस करना चाहोगे। तीसरी चीज क्या होगी, आप पॉलिटिकली लोगों को मोबिलाइज करना चाहोगे, अपने सारे रिलीजियस सपोर्टर्स को अपने साथ एकजुट करना चाहोगे। और चौथी चीज, सबसे खतरनाक चीज होगी कि कम्युनलिज्म विल टेक द फॉर्म ऑफ राइट्स, वायलेंस एंड मैसेकर, ठीक है, जिससे बहुत से लोगों की जानें जाएंगी और हालत खराब हो जाएगी। ऑलराइट, तो ये चीजें होती हैं कम्युनलिज्म के अंदर। आगे चलते हैं बच्चों हम लोग और यहाँ पर बात करते हैं सेक्युलर स्टेट की। तो इस कम्युनलिज्म से बचने के लिए व्हाट डू वी नीड सेक्युलरिज्म। और बच्चों इंडिया के अंदर सेक्युलर वर्ड हमारे संविधान में भी मौजूद है और हम सेक्युलरिज्म के बेसिस पर ही चलते हैं। ऑल्दो हमारा जो पार्टीशन है वो धर्म के बेसिस पर हुआ था, बहुत सारे मुसलमान पार्टीशन के बाद भी भारत में रह गए थे, बट ऐसा हमने नहीं करा कि उनको देश से बाहर निकाल दिया हो, ठीक है। सो वी केम अप विद द आइडिया कि वी विल एक्चुअली हैव अ गवर्नमेंट जो कि बिल्कुल न्यूट्रल रहेगी, किसी भी रिलीजन को लेके पार्शल नहीं रहेगी, किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी, किसी को डिमोट नहीं करेगी, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऑलराइट, secularism refers to the separation of the power of the religion from the power of the state. There is no official religion of the Indian state and our constitution does not give a special status to any religion. The constitution provides to all individuals and communities the freedom to profess, practice and propagate any religion or not to follow any. बच्चों ध्यान रखिएगा, सेक्युलरिज्म का वैसे मतलब होता है कि आप लोग धर्म और सरकार को अलग रख रहे हो, कि सरकार का धर्म से कोई रिश्ता नाता नहीं है,
ठीक है, सो दोज आर टू सेपरेट थिंग्स। तो हमारा जो इंडियन स्टेट है, गवर्नमेंट है, देश है, उसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो किसी रिलीजन को सॉरी प्रमोट करती हो। एंड हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है, वो किसी भी धर्म को कोई भी स्पेशल स्टेटस नहीं देता है, ना किसी धर्म को प्रमोट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन सारे के सारे इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज को, सारे लोगों को और समुदायों को यह आज़ादी देता है कि वो किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं, उसकी प्रैक्टिसेस को मान सकते हैं, उसको फैला सकते हैं, या फिर अगर वो चाहे कि उन्हें किसी भी धर्म को नहीं भी मानना तो वो भी आप कर सकते हो। धर्म को मानो, धर्म को फैलाओ, धर्म को प्रोपोगेट करो, धर्म की प्रैक्टिसेस को मानो। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। इफ यू डोंट वांट टू फॉलो एनीथिंग, डोंट फॉलो, पर थोपना नहीं है किसी पे रिलीजन। ठीक है, ये नहीं है कि थोपो जबरदस्ती, वो नहीं कर सकते हो, किसी को जबरदस्ती कन्वर्ट नहीं करा सकते अपने रिलीजन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कि आप धर्म के बेसिस पर भेदभाव नहीं कर सकते। एंड स्टेट को अलाउ करता है टू इंटरवीन इन द मैटर्स इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी। बच्चों, एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्युलर स्टेट की बात जब होती है, इसका ये मतलब होता है, समराइज करती हूं, ठीक है, कि आपका जो धर्म है और जो आपकी सरकार है वो दो अलग चीजें हैं। सरकार जो है वो धर्म में इंटरफेयर नहीं करेगी। ओनली टिल द टाइम धार्मिक चीजें जब बिगड़ जाएंगी तब तो सरकार को इंटरफेयर करना पड़ेगा। तो एक तरीके से गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में ना एक प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है, कि डिस्टेंस तो है बट प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस है, यानी कि कभी अगर जरूरत पड़ गई तो सरकार को इंटरवीन करना ही पड़ेगा। जरूरत पड़ गई का ये मतलब होता है कि कभी जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे ट्रिपल तलाक जैसी चीजें, सती प्रथा जैसी चीजें, जो धर्म के नाम पे कुछ गलत चीजें हो रही हैं, गलत हरकतें हो रही हैं, तो फिर उस चीज में तो द गवर्नमेंट हैज टू स्टेप इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी। तब तो गवर्नमेंट आएगी और इक्वालिटी इंश्योर करेगी, क्योंकि आप किसी के बेसिक राइट्स को थोड़ी हैम्पर कर सकते हो ऑन द नेम ऑफ द रिलीजन। ठीक है, यू कैन नॉट डू दैट। तो ना तो आप धर्म के बेसिस पर कोई भेदभाव कर सकते हो, आपके पास ये आजादी है कि आपको किसी धर्म को फॉलो करना है करो, किसी को नहीं करना मत करो, प्रैक्टिस करो, प्रोफेस करो, प्रोपोगेट करो, डू एनीथिंग यू कैन बट डू नॉट डिस्क्रिमिनेट। एंड अगर जरूरत पड़ती है तो सरकार, वैसे तो कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, बट अगर जरूरत पड़ती है इक्वालिटी इंश्योर करने के लिए, अगर किसी को डिस्क्रिमिनेशन झेलनी पड़ रही है रिलीजन के बेसिस पर, या फिर किसी के साथ गलत हो रहा है धर्म के बेसिस पर, तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ही गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, नहीं तो गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है आपके धर्म के साथ में। ऑलराइट, तो ये था हमारा पूरा रिलीजन, कम्युनलिज्म, सेक्युलर स्टेट वाली बात। सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी है, लेकिन ऑब्वियसली कम्युनलिज्म को रोकने के लिए सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए दिमाग का परिवर्तन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत से लोग जो कट्टर होते हैं अपने धर्म को लेकर, जो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते, तो उनका तो हृदय, दिमाग सब परिवर्तन होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, नहीं तो कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। तो बच्चे लोग, अब हम फाइनली आ गए हैं हमारे लास्ट डिवीजन पर, यानी कि कास्ट के डिवीजन पर। और ये कास्ट का डिवीजन पॉलिटिक्स को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, क्या करता है, हम ये सब देखने वाले हैं। कास्ट यानी कि जाति, सबको पता है जाति। ठीक है, अब देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन इन द अरेना ऑफ पॉलिटिक्स। बच्चों, हम लोगों ने देखा कि जब हमने जेंडर को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करा था तो वो एक पॉजिटिव डिवीजन, मतलब पॉजिटिव एक्सप्रेशन था। पॉजिटिव एक्सप्रेशन क्यों था? क्योंकि आपने जेंडर को एक्सप्रेस करा, आपने महिलाओं के लिए इक्वल राइट्स की मांग करी, तो इट इज लाइक पॉजिटिव, आपको वो राइट्स मिले। हमने रिलीजन को जब पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करा तो वो काफी नेगेटिव था, क्योंकि आप फिर वहां पर फिर वो कम्युनलिज्म आ रहा था, वहां पर आप अपने रिलीजन की डोमिनेंस को एस्टैब्लिश कर रहे थे, दूसरे रिलीजन्स को नीचा दिखा रहे थे, ये सब कर रहे थे। ठीक है, तो कम्युनल आइडियोलॉजी की बात हो रही थी। बट जब हम कास्ट को पॉलिटिक्स में लेकर जाते हैं ना, तो दो चीजें होती हैं। कहीं ना कहीं कास्ट का पॉलिटिक्स में उसको एक्सप्रेस करना पॉजिटिव भी होता है, और कहीं ना कहीं उसको पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करना नेगेटिव भी हमारे लिए पड़ जाता है। कैसे होता है पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सप्रेशन, वो देखेंगे। अभी तक एक और चीज जो है वो बहुत ही आप लोगों को पता ही होगा, क्या देखो, जेंडर और रिलीजन के बेसिस पर तो पूरी दुनिया भर में डिवीजन चलता है, बट कास्ट के बेसिस पर जो डिवीजन है ना, वो इंडिया में यूनिक है। अब ये कोई बहुत खुश होने की बात नहीं है, प्राउड फील करने की बात नहीं है। तो ये जो कास्ट बेस्ड डिवीजन है, इट इज स्पेशल टू इंडिया और यूनिक टू इंडिया। हम लोग देखते हैं मैक्सिमम सोसाइटीज में ऑक्यूपेशंस आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। कास्ट सिस्टम इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस। इन दिस सिस्टम द हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन वाज सैंक्शनड बाय रिचुअल्स। बच्चों, हमें पता है कि कभी कभी जैसे
जो पापा काम कर रहे होते हैं कल को जाके उन्हीं का काम जो है बच्चा संभाल लेता है, फिर उनका बच्चा संभाल लेता है, तो ऑक्यूपेशन वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होती है। बट जब आप रिजिड कर दो इस चीज को काफी कि भाई जो तुम्हारे पापा कर रहे हैं, जो तुम्हारे घर में काम चल रहा है वही तुम्हें भी आगे चल के करना है, तुम कुछ और कर ही नहीं सकते, तो एक एक्सट्रीम फॉर्म जब होता है ना इस चीज का, तो उसी को कास्ट सिस्टम बोला जाता है। और कास्ट सिस्टम बेसिकली उसी तरीके से चालू किया गया था कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो ब्राह्मण है, फिर उनकी आने वाली जनरेशन सारी ब्राह्मण होगी, जो है वॉर्स में लड़ते हैं, ठीक है, जो लड़ाई करते हैं वो है क्षत्रिय, ठीक है, ऑल दोज पीपल, एंड उनकी जो आने वाली जनरेशन है वो क्षत्रिय होगी, शूद्र, वैश्य, तो हर किसी को एक एक ऑक्यूपेशन पकड़ा दिया और वही मतलब पर्टिकुलर ऑक्यूपेशंस थी। तो इफ यू प्रैक्टिस दैट ऑक्यूपेशन यू बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर कास्ट एंड तुम्हारी आने वाली सारी पीढ़ी उसी जाति को बिलोंग करेगी, ऐसा बोला जाता था। ठीक है, देखिए यहां पर देखिए कास्ट सिस्टम एक्सक्लूजन वाज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप्स। हम देखते हैं बच्चों कास्ट सिस्टम किस चीज पे बेस्ड था, एक्सक्लूजन पे और डिस्क्रिमिनेशन पे अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप्स। तो बहुत से ग्रुप्स को आउटकास्ट माना जाता था कि यार ये तो कास्ट सिस्टम में बिलोंग ही नहीं करे जाते हैं, और उन लोगों के साथ काफी डिस्क्रिमिनेशन करा जाता था, उनको एक्सक्लूड यानी कि बाहर निकाला जाता था इस पूरे सिस्टम से। लेकिन जैसे जैसे आर्थिक विकास हुआ, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन हुई, शहरीकरण हुआ, लोग पढ़े लिखे, लिटरेसी रेट ग्रो करा, एजुकेशन बढ़ी, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी होने लगी। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी यानी कि लोग एक काम से दूसरे काम में ट्रांसफर होने लगे कि सपोज पहले कोई खेती करता था, फिर खेती से किसी ने जो है कुछ और काम चालू करा, ऑक्यूपेशन अपनी चेंज करी। ओल्ड नोशंस जो थे कास्ट हायरार्की के, दे ब्रोक डाउन नेचुरली। ठीक है, सो अर्बनाइजेशन के आने से, पढ़ाई लिखाई के होने से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के होने से, जब समाज आगे बढ़ा, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी होने लगी, तो कास्ट हायरार्की जो पहले के टाइम में बनी रहती थी, काफी रिजिड जो होती थी, वो धीरे धीरे टूटने लगती है, धीरे धीरे बिखरने लगती है। Constitution of India prohibited any caste-based discrimination and laid the foundation of policies to reverse the injustices of the caste system। और बच्चों जब भारत आज़ाद हुआ, जब हमारा संविधान आता है, तो वहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि किसी भी तरीके का कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको बैन किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है कि जाति के बेसिस पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। और ऐसी पॉलिसीज लाई गई जिससे कि जितना भी अन्याय कास्ट सिस्टम ने करा था उन सभी अन्यायों को एक तरीके से रिवर्स किया जा सके, उन सभी अन्यायों को ठीक किया जा सके। ठीक है, सो दैट इज व्हाट हैपेंड। नाउ yet untouchability has not ended completely despite constitutional prohibition, caste continues to be closely linked to the economic status। और यार आज भी अगर हम बात करें कि जैसे कुछ लोगों को पहले के टाइम में क्या है, कास्ट सिस्टम के बेसिस पर अछूत भी माना जाता था कि वो लोग किसी चीज को टच नहीं कर सकते, अगर टच करेंगे मतलब इफ समथिंग इज टू बी यूज्ड बाय द अपर कास्ट पीपल द अनटचेबल्स कैन नॉट टच दैट, नहीं तो ऐसा माना जाता था कि उनके छूने से वो चीज इम्प्योर हो जाएगी। अगर मंदिर जाना होता है तो अनटचेबल्स को वो भी अलाउड नहीं था कि दे कैन गो टू द सेम टेम्पल्स एज द अपर कास्ट पीपल, दे कैन नॉट यूज द पब्लिक वेल्स, दे कैन नॉट लाइक यूज ऑल द थिंग्स दैट आर मेंट फॉर द अपर कास्ट पीपल। तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस उन पर लगाई जाती थी, काफ़ी गलत प्रथा जो है ये चलती थी। आज भी पूरे तरीके से ऑल्दो बच्चों अनटचेबिलिटी बैन हो रखा है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, बट फिर भी पूरे तरीके से ये जो दिक्कत है ये गई नहीं है हमारे समाज से। ठीक है, तो कास्ट कंटिन्यूज टू बी क्लोजली लिंक्ड टू द इकोनॉमिक स्टेटस। आज भी अगर हम बात करें तो कास्ट काफी ज्यादा एक इंसान के इकोनॉमिक स्टेटस से जुड़ रखा है। तो इस तरीके से जो है कास्ट सिस्टम बना था। ऐसा माना जाता था कि ब्रह्मा जी के जो सर है वहां से ब्राह्मण प्रीस्ट एंड टीचर्स होंगे, क्षत्रिय जो है उनकी आर्म से बने हैं, तो दीज आर द वॉरियर्स एंड रूलर्स। ये ऑक्यूपेशन है, ठीक है, तो यू कैन नॉट डिविएट फ्रॉम दिस। अब ब्राह्मण जो है उनका काम ही अगर पंडित बनने का है या टीचर बनने का, तो आपको वही बनना पड़ेगा। आपके जो बच्चे भी होते रहेंगे उनको भी वही बनना पड़ेगा। दे कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। इट वाज दैट रिजिड कि अगर आप क्षत्रिय खानदान में पैदा हुए तो आपको वॉरियर और रूलर ही बनना होगा। देयर इज नथिंग एल्स दैट यू कैन डू। वैश्य जो होते थे, जैसे माना जा रहा है इनकी थाई से बने हैं, शूद्र जो है वो पैर से बने, तो वो लेबर है। वैश्य जो है वो फार्मर, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स थे। और दलित जो है बच्चों, दीज वर द आउटकास्ट ग्रुप्स, यानी कि ऐसा भी ग्रुप था जिसको कास्ट सिस्टम तक में शामिल नहीं किया गया था, जो अनटचेबल्स थे, जो दलित्स थे। स्ट्रीट स्वीपर्स, लैट्रिन क्लीनर्स, जो टॉयलेट साफ करते थे, सड़कें साफ करते थे, तो उन लोगों को दलित्स माना जाता था, अनटचेबल्स माना जाता था। ऑलराइट, तो इस तरीके का कास्ट सिस्टम इंडिया में ऑब्वियसली प्रेवलेंट था, वी नो दैट। अब यहां पर बात की जाएगी कास्ट इन पॉलिटिक्स की। तो कास्ट जो है वो किस तरीके से पॉलिटिक्स में यूज की जाती है, कास्ट किस तरीके से पॉलिटिक्स को हम बोल सकते हैं प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस करती है। तो बच्चों यहां पर भी कुछ सेम चीज है कम्युनलिज्म जैसे, कास्टिज्म।
एक और आइडियोलॉजी आ गई, पहले हमने सिर्फ कम्युनलिज्म की बात करी थी, दैट इज ऑल्सो नॉट इनफ, अब आ गया कास्टिज्म। कास्टिज्म इज रूटेड इन द बिलीफ दैट कास्ट इज द सोल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। तो यार जैसे लोग कम्युनल लोग थे ना, उनका माइंडसेट कैसा था, वो कहते थे कि समाज बना है धर्म से। सेम वही चीज है। अब जो लोग बहुत ज्यादा कास्ट में मानते हैं, जो कास्टिज्म में विश्वास रखते हैं, वो कह रहे हैं समाज बना है जाति से। ठीक है, कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। बच्चों अब सबसे पहले देखो कास्ट किस तरीके से पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। द फर्स्ट थिंग हियर इज कि while choosing the candidates for elections, political parties consider the taste composition of the voters to win support. Taste composition ही देखो बच्चों, सपोज ये एक कॉन्स्टिट्युएंसी है और इस कॉन्स्टिट्युएंसी के अंदर, मतलब सपोज ये एक एरिया है और इस एरिया के अंदर ऐसे 2-3 कॉन्स्टिट्युएंसी है। सपोज इस कॉन्स्टिट्युएंसी में आपको कैंडिडेट अपनी पार्टी से उतारना है और आपको पता चलता है कि मैक्सिमम लोग इस कॉन्स्टिट्युएंसी के अंदर ब्राह्मण है, तो आप क्या करोगे, आप कोशिश करोगे कि आप अपनी पार्टी से भी एक ब्राह्मण कैंडिडेट को वहीं पर उतारो ताकि उसको वोट ज्यादा मिले। तो वही बात हो रही है कि जब आप कैंडिडेट को चूज करते हो कि कौन सा कैंडिडेट मुझे इस कॉन्स्टिट्युएंसी में उतारना चाहिए इलेक्शन के लिए, तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज वहां के कास्ट कॉम्पोजिशन को देखते हैं कि मेजोरिटी में कौन से कास्ट ग्रुप मौजूद है, तो उस हिसाब से वो अपने कैंडिडेट को उतारते हैं ताकि उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को ज्यादा सपोर्ट मिल सके, ज्यादा वोट मिल सके, वो जीत सके। When the governments are formed, political parties take care that the representatives of the different caste find a place in the government. जब सरकारें बनती हैं उस टाइम पर भी political parties they make sure कि उनके जो representatives हैं different caste के they find a place in the government. अब यार ज्यादा से ज्यादा कास्ट ग्रुप्स का सपोर्ट तो जीतना पड़ेगा, तभी तो आपके मतलब ज्यादा लोग आपको सपोर्ट करेंगे, तो तभी पॉलिटिकल पार्टी से ट्राई करती है कि अलग अलग कास्ट ग्रुप से वो लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कास्ट ग्रुप्स जो देश में मौजूद है उनका सपोर्ट गेन कर सके। उसी के साथ साथ तीसरी चीज क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज मेक अपील्स टू कास्ट सेंटिमेंट्स टू विन वोट्स। सम पॉलिटिकल पार्टीज नोन टू फेवर सम कास्ट आर सीन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। हाँ, अब बच्चों यहाँ पर भी वही सेम चीज है, जैसे वहां पे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अपील करा जा रहा था, यहाँ पर लोगों के कास्ट सेंटिमेंट्स को अपील करा जा रहा है। तो कभी कभी कुछ लोगों के कास्ट सेंटिमेंट्स का इमोशनली अपील करा जाता है, उनको उनके कास्ट सेंटिमेंट्स को जीतने की कोशिश की जाती है वोट जीतने के लिए उनसे, और फेवरेटिज्म वगैरह ये सब चीजें देखने को मिलती है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर कास्ट। Universal adult franchise and the principle of one person one vote compelled the political leaders to bring caste sentiments into politics to muster support. अब क्योंकि आप सभी को पता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है हमारे देश के अंदर, मतलब कि ऑल द पीपल अबव 18 years ऑफ एज कैन वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, रिलीजन, कास्ट, कुछ भी है ना, कलर, क्रीड, व्हाटएवर, एवरीवन हैज द सेम वोटिंग राइट एंड एवरीवन हैज वन वोट ईच। हर इंसान के पास एक ही वोट है। तो इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज को ये रियलाइज हुआ कि उनको कास्ट सेंटिमेंट्स लाने पड़ेंगे टू मस्टर सपोर्ट। कितनी सारी जातियां हैं, उन सभी जातियों के सपोर्ट खरीदना है, तो इसलिए। नाउ इट सीम्स लाइक इलेक्शन आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग एल्स, बट दिस इज फार फ्रॉम ट्रू। अब आप लोगों को ये सब सुन के लग रहा होगा कि यार मतलब मैम बस लोग पॉलिटिकल पार्टीज के जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या इलेक्शन जीतने के लिए बस कास्ट को ही देखे जा रही हैं, बस कास्ट सेंटिमेंट्स को ही अपील करे जा रही हैं, क्या सिर्फ पॉलिटिक्स कास्ट के बारे में है? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, हम लोग देखते हैं इट इज फार फ्रॉम ट्रू। सो नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री हैज अ क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। बच्चों अगर कोई पार्टी ये ट्राई भी करे ना कि मैं, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सपोज एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसके अंदर मैक्सिमम लोग ब्राह्मण है, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी कह रही मैं ब्राह्मण कैंडिडेट को उतारूंगी, ठीक है, बट ऐसा है नहीं। मतलब किसी भी भारत की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे किसी भी एक सिंगल कास्ट ग्रुप की क्लियर मेजोरिटी नहीं है, तो आप उस बेसिस पर तो कैंडिडेट को पहली बात उतार ही नहीं सकते हो, क्योंकि कहीं पर भी आपको किसी एक कास्ट ग्रुप की क्लियर मेजोरिटी देखने को मिलेगी ही नहीं, मिक्स्ड है हर जगह पे। नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी। दूसरी चीज ये है कि यार आपकी अकेली पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी है, अगर बीजेपी जो है वो अगर एक ब्राह्मण नेता को उतार रही है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो फिर कांग्रेस पार्टी को भी पता है कि यहाँ पे ब्राह्मण ज्यादा है, वो भी ब्राह्मण नेता को ही उतारेगी, और भी पार्टीज ब्राह्मण को ले आएंगी। तो ऐसी बात थोड़ी है कि अब सारे ब्राह्मण आप ही वाले जो है कैंडिडेट उसको वोट देंगे, तो वो वोट्स भी तो डिवाइड हो जाएंगे, आपके वाले को थोड़े बहुत मिलेंगे, बाकी पार्टीज के भी जो ब्राह्मण नेता होंगे उनको भी वोट मिल सकते हैं, है ना। तो सारे वोट्स तो आपको मिलेंगे नहीं, किसी भी कास्ट या किसी भी कम्युनिटी के वो वोट भी डिवाइड हो जाएंगे। मेनी पॉलिटिकल पार्टीज पुट अप कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट रूलिंग पार्टी। हाँ, क्योंकि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज एक ही कास्ट ग्रुप से
ले आएंगी अपने नेता को, अपने कैंडिडेट को, राइट। जैसे कि बड़ी सिंपल सी बात है यार, देखो पहले तो ये बोला जा रहा है, सपोज ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आपको पता चला है कि मैक्सिमम यहाँ पर ब्राह्मण्स हैं, ठीक है। अब आपकी जो पार्टी है, सपोज ये बीजेपी पार्टी है, आपकी बीजेपी पार्टी ले आई एक अपना ब्राह्मण कैंडिडेट कि यार मैं ब्राह्मण्स का सपोर्ट गेन करना चाहती हूँ। पर सबसे पहली दिक्कत तो यह है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक तो क्लियर मेजोरिटी किसी कास्ट ग्रुप की है ही नहीं। दूसरी दिक्कत यह है कि आप सारे वोट्स जो होंगे ना ब्राह्मण्स के इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो भी जीत नहीं पाओगे। क्यों नहीं जीत पाओगे? क्योंकि आप अगर ब्राह्मण कैंडिडेट को ला रहे हो तो कांग्रेस पार्टी होगी वो भी ले आएगी, समाजवादी पार्टी होगी वो भी ले आएगी, ठीक है। तो अब ब्राह्मण कैंडिडेट भी तो बहुत सारे हो गए, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि सारे ब्राह्मण वोटर सिर्फ आप ही के कैंडिडेट को वोट देंगे, क्योंकि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी तो सेम कास्ट ग्रुप से अपने कैंडिडेट्स को उतार देंगी। रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग एमपी और एमएलए लूज इलेक्शंस इन आवर कंट्री। और यार कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कास्ट के बेसिस पे आप जितवाते ही रहोगे, क्योंकि हमारे देश के अंदर ये चीज हमने देखी है कि अगर कोई इंसान आज जीत भी गया, कोई एमपी या एमएलए बन भी गया, कल को वो हारता है। तो जो हमारा रूलिंग पार्टी होती है, जो जीती हुई पार्टी होती है, जिसकी सत्ता होती है, सरकार होती है, वो भी हारती है। सिटिंग एमपी और एमएलए भी इलेक्शंस में हारते हैं। वोटर्स हैव strong attachment to the political parties which is stronger than their attachment to the caste or community। बिल्कुल सही बात है। आप कास्ट के बेसिस पे पॉलिटिक्स तो खेल लोगे, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि लोगों की किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ज्यादा अटैचमेंट होती है जितनी उनकी अपनी कास्ट से भी नहीं होती। सो उनकी वो जो अटैचमेंट अपनी पार्टी के साथ है ना, वो उसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, कास्ट ग्रुप को बाद में प्रेफरेंस देंगे। तो ये सारी चीजें हैं जिससे कि हम एक तरीके से काउंटर कर सकते हैं कि नहीं यार, पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट कास्ट एट ऑल, क्योंकि बहुत सारे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं जिससे कि कोई फायदा होगा नहीं अगर आप कास्ट के बेसिस पे पॉलिटिक्स खेलोगे भी तो। अब दूसरी चीज यहाँ पे आती है पॉलिटिक्स इन कास्ट। अब कास्ट में आप पॉलिटिक्स खेल रहे हो, जैसे होता है ना कि मतलब आप ऑफिस में आए और आप कह रहे हो पॉलिटिक्स इन ऑफिस, कि ऑफिस में भी पॉलिटिक्स खेली जा रही है। या फिर मैं बोलूं कि यहां पे क्या हो रहा है, कास्ट में भी पॉलिटिक्स खेली जा रही है। आप बोल रहे हो मैम एक स्कूल में हम जाते हैं, वहां पे बच्चों के बीच में भी पॉलिटिक्स खेली जा रही है, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं ये, है ना, कुछ अपने षड्यंत्र बना रहे हैं। तो उसी सेम तरीके की बात है, कास्ट में भी बच्चों पॉलिटिक्स खेली जाती है। इट इन्फ्लुएंसेस द कास्ट सिस्टम, caste identities by bringing them into the political arena. It is not the politics that gets caste ridden, it is the caste that gets politicized। ऐसा नहीं है बच्चों की सिर्फ पॉलिटिक्स के अंदर ही कास्ट एक रोल निभा रही है, बल्कि ऐसा भी देखने को मिलता है कि कास्ट पॉलिटिसाइज होती जा रही है, कास्ट के अंदर ही अंदर पॉलिटिक्स खेली जा रही है। देखिए कैसे, ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट द नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट। अब हर कास्ट ग्रुप जो है ना अपने आप को और बड़ा बनाना चाहता है, तो जितनी भी बाकी सब कास्ट होती है, नेबरिंग कास्ट होती है, उनको भी अपने साथ अकोमोडेट कर लेता है। साथ ही में हम देखते हैं कि वेरियस कास्ट ग्रुप्स रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू अ कोलिशन विद अदर कास्ट और कम्युनिटीज दस एंटर इनटू अ डायलॉग नेगोशिएशन। न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप्स हैव कम अप इन द पॉलिटिकल अरेना लाइक द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स। तो बच्चों हर कास्ट ग्रुप अपने आप को और ज्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो पॉलिटिकल सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा जीत सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन जीत सके। तो कभी कभी कुछ कास्ट ग्रुप्स जो हैं वो दूसरे कास्ट और कम्युनिटीज के साथ एक कोalition फॉर्म कर लेते हैं, गठबंधन बना लेते हैं, ठीक है, उनके साथ नेगोशिएट करके आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा यार, एक पार्टी है ना, कौन सी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। अब बीएसपी जो पार्टी है वो ऐसा बोलती है कि हमारी पार्टी के अंदर हम बेसिकली जितनी भी बैकवर्ड कास्ट है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जितनी भी बैकवर्ड कास्ट है, तो आपने क्या करा, अलग अलग बैकवर्ड कास्ट थी पहले तो, पर आपने अपनी पार्टी का वो एक आइडियोलॉजी ऐसी कर ली कि हम तो सारी बैकवर्ड कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। तो एक तरीके से एक आपने बड़ा कोalition, एक बड़ा ग्रुप फॉर्म कर लिया सारी की सारी बैकवर्ड कास्ट का और उनका सपोर्ट गेन कर लिया। तो बहुत सारे बैकवर्ड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप आज के टाइम पे देखने को मिलते हैं। तो वही बात है कि कास्ट पॉलिटिसाइज हो रही है, कास्ट के अंदर पॉलिटिक्स खेली जा रही है, उस कास्ट ग्रुप को और ज्यादा एक्सपैंड करने के और ज्यादा सपोर्ट जीतने के लिए। अब यही बात है यार कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सप्रेशन था कास्ट का, आपने अभी देख ही लिया होगा। पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या था। देखिए पॉजिटिव साइड ये है कि डिसएडवांटेज कम्युनिटीज गेट पॉलिटिकल अटेंशन, दलित्स ओबीसी कास्ट गेन बेटर एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। पॉजिटिव साइड ये है कि यार एक ऐसा भी समय था कि जब बहुत से कास्ट ग्रुप्स को पॉलिटिक्स में घुसने ही नहीं दिया जाता था, एंटर ही नहीं करने दिया जाता था। बट टुडे
बिकॉज वी आर समहाउ रिफ्लेक्टिंग द कास्ट इन पॉलिटिक्स। तो कहीं ना कहीं जो हमारे बैकवर्ड कास्ट ग्रुप थे, आउटकास्ट ग्रुप्स थे, दलित्स हैं, ओबीसीज हैं, इन सबको भी एक मौका मिल रहा है पॉलिटिक्स में आने का, पावर हासिल करने का, जीतने का, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, सो ऑल द डिसएडवांटेज कम्युनिटीज आर गेटिंग पॉलिटिकल अटेंशन एंड एक्सेस मिल रहा है उनको भी नतीजे लेने का, नतीजा बनाने का, पॉलिटिक्स में आने का। नेगेटिव साइड क्या है? नेगेटिव साइड ये है कि पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी अलोन इज नॉट वेरी हेल्दी इन अ डेमोक्रेसी। इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम अदर प्रेसिंग इश्यूज लाइक पॉवर्टी, डेवलपमेंट एंड करप्शन। लेकिन आप जब एक तरीके से सिर्फ कास्ट के बेसिस पर ही पॉलिटिक्स खेलते हो तो वो बहुत गलत चीज है एक लोकतंत्र के अंदर, क्योंकि यार आप कास्ट करे जा रहे हो, बट उसके अलावा देयर आर अ लॉट ऑफ अदर इश्यूज दैट नीड टू बी एड्रेस दैट आर मोर इंपॉर्टेंट देन दैट। जैसे कि आपके देश के अंदर गरीबी है, गरीबी की समस्या है, विकास आपको करना है देश के अंदर, है ना, करप्शन है, भ्रष्टाचार है, इन सब इश्यूज से डील करना इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन कास्ट। कास्ट इज अ थिंग ऑफ द पास्ट, राइट? तो वो वाली चीज है। तो दो चीजें हैं बच्चों, जैसे जेंडर का पॉलिटिक्स में एक्सप्रेशन काफी पॉजिटिव था, क्योंकि वहां पर आप इक्वल राइट्स की डिमांड कर रहे थे, इक्वल राइट्स को हासिल कर रहे थे, इक्वालिटी की बात कर रहे थे। जब आपने रिलीजन को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करा, दैट वाज वेरी नेगेटिव, क्योंकि वहां पर एक तरीके से आप क्या है, कम्युनल आइडियोलॉजी को ला रहे थे, और रिलीजन को पॉलिटिक्स में लाने से एक मेजोरिटेरियन डोमिनेंस क्रिएट होता है, बाकी रिलीजन्स के लिए वो चीज काफी गलत है। जैसे कम्युनलिज्म के फॉर्म्स हमने देखे, है ना, तो एक तरीके से पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो रही है रिलीजन के बेसिस पर, वायलेंस हो रहा है, राइट्स हो रहे हैं, मैसेकर हो रहा है। हम लोगों ने देखा कि एक मतलब आपने एक सोच बना ली है दूसरे रिलीजियस ग्रुप्स के लिए कि उनके लिए स्टीरियोटाइप्स, प्रेजुडिस वो ऑलरेडी आपके माइंड में क्रिएट हो रहा है। सो ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो दैट इज अ वेरी नेगेटिव एक्सप्रेशन। कास्ट का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। पॉजिटिवली कास्ट को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो उस तरीके से हमने देखा कि बहुत सारे जो बैकवर्ड कास्ट ग्रुप्स थे उनको अटेंशन मिली है, उनको रिप्रेजेंटेशन मिली है, उनको एक्सेस मिला है पॉलिटिक्स में आने का, कुछ बदलने का, अपने लिए कुछ अच्छा करने का। लेकिन वहीं पे नेगेटिव साइड ये है कि जब आप कास्ट करते रहोगे, सिर्फ कास्ट के बेसिस पे पॉलिटिक्स खेलोगे, तो दैट इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि आप बहुत सारे जो अदर इश्यूज हैं विच आर फार मोर इंपॉर्टेंट, आप उनसे भटक रहे हो। बहुत सारी ऐसी परेशानियां जो आपका देश झेल रहा है, जो कि शायद पॉलिटिक्स को एड्रेस करनी चाहिए, बट पॉलिटिक्स कास्ट को एड्रेस कर रहा है। सो दैट इज रॉन्ग। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड है कास्ट को एक तरीके से जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं उसकी। और इसी के साथ हमारा जो है आज का लेक्चर होता है समाप्त। ऑलराइट बच्चे लोग, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जेंडर, रिलीजन, कास्ट, ये तीनों ही सोशल डिफरेंसेस, कैसे सोशल डिवीजन का फॉर्म लेते हैं, कैसे पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करे जाते हैं। कैसी लगी आज की क्लास मुझे जरूर कॉमेंट्स में बताइएगा। अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हो ये भी मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा। सेशन को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा बच्चों। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। दिस इज योर एजुकेटर उज्ज्वला पुंज साइनिंग ऑफ। बाय बाय गाइस, टेक केयर।